डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल, हमने जीरोथ लॉ डिस्कस किया, फिर हमने फर्स्ट लॉ पे डिस्कशन किया। फर्स्ट लॉ याद हुआ सभी को? बताओ कौन सा एनर्जी कंजर्वेशन लॉ था? विच वाज द एनर्जी कंजर्वेशन? फर्स्ट लॉ लॉ। वेरी गुड। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंड which was related with the temperature measurement, thermal equilibrium, जीरोथ लॉ। क्लियर? देन आफ्टर हमने फर्स्ट लॉ का डिस्कशन किया कि किस तरह से इक्वेशन डिराइव होती है हीट और वर्क के बीच में। तो एक रिलेशन हमने देखा, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ वर्क एंड हीट। देन आफ्टर वी मूव टू द साइन कन्वेंशन। तो 4 तरह के साइन कन्वेंशन हमने सीखे। हीट गेन बाय द सिस्टम, बताओ क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। नेगेटिव। हीट गेन बाय सिस्टम, सिस्टम में हीट ऐड होती है तो यस पॉजिटिव। क्लियर? हीट लॉस बाय सिस्टम इज नेगेटिव। एंड फर्दर वी डिस्कस अबाउट द वर्क डन ऑन सिस्टम इज वर्क डन ऑन पॉजिटिव। एग्जैक्टली, सिस्टम के लिए कुछ होगा, सिस्टम का प्रॉफिट होगा, देन साइन वुड बी पॉजिटिव। अदरवाइज सिस्टम का लॉस होता है या सिस्टम वर्क करता है, दैट शुड बी नेगेटिव। देन फाइनली वी डिस्कस डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस। तो 3 तरह की डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने देखी, रोटेशनल, वाइब्रेशनल और ट्रांसलेशनल। और 3 टाइप की गैसेस के लिए, मोनोएटोमिक, डाईएटोमिक और पॉलीएटोमिक। क्लियर? आज कुछ सिंपल डिस्कशन करेंगे इनसे से रिलेटेड। नेक्स्ट टॉपिक इज मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन। राइट डाउन मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो ये सेम टॉपिक आपको फिजिक्स में भी मिलेगा। ओके, सेम टॉपिक यू विल find this topic in physics as well. So next topic is Maxwell's equipartition law of energy. तो मैक्सवेल क्या बताते हैं बेटा कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हाफ आरटी एनर्जी होती है। दैट मीन्स वी कैन से each degree of freedom of gas has half RT, 1/2 RT energy for 1 mole of ideal gas। 1 mole of ideal gas। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी होगी हाफ RT। ठीक है? और ये किसके लिए होगी बेटा? 1 मोल के लिए। जैसे जैसे मोल चेंज होंगे, send with the previous video lecture in the group. Sure, Agam is here. Beta, I will send for sure. Clear? Actually, I will send the today's video lecture as well as previous class. चलिए, come to the topic. Each degree has half RT of energy. तो जितना डिग्री होगी उतना RT हो जाएगा, half RT. That means we can say energy of 1 degree of freedom for 1 mole of ideal gas is equal to half RT. तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से कितना एनर्जी होगी? हाफ RT फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। क्लियर? तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी हाफ RT हो जाएगी। अब बात कर लें n मोल और f डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए क्या एनर्जी हो जाएगी? दैट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी n/2 RT। वेरी गुड, nf बिल्कुल सही है। n मल्टीप्लाई कर देंगे n मोल के लिए, बट f डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी तो f से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? तो nf/RT डिवाइडेड बाय दिस इज द टोटल एनर्जी। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की हाफ RT होगी 1 मोल के लिए, तो n मोल के लिए n से मल्टीप्लाई कर देंगे, और मान लो डिग्री ऑफ फ्रीडम f हो जाएगी तो f से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी? nf/RT डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? तो यहाँ पे n रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा मोल ऑफ गैस को, दिस इज द मोल्स ऑफ गैस, और f रिप्रेजेंट कर रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम, व्हाट इज R हियर? एनीवन?
व्हाट इज आर Gas की? constant. गैस कांस्टेंट, वेरी गुड। और आर की वैल्यू होती है बेटा 8.314 जूल अपॉन मोल इनटू केल्विन, ठीक है। और यहाँ पे टी क्या होगा? टी होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है। व्हाट इज टी हियर? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दैट इज टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है। अब देखो बेटा डेल्टा ई एनर्जी डिफरेंस निकालें तो एन कांस्टेंट है, एफ इज कांस्टेंट, आर इज कांस्टेंट, तो डिफरेंस किसके रेस्पेक्ट में आएगा? डेल्टा टी के रेस्पेक्ट। यदि डिफरेंस पूछा होगा तो डेल्टा ई को हम डेल्टा टी से रिलेट करते हैं, दैट इज सिंपली energy is equal to NFRT by 2 and the change in energy in is NFR delta T by 2. Delta T denotes change in temperature, that is T2 minus T1. Final temperature minus initial temperature. Note it down. Fine. अब देखो बेटा कैसे रिलेट करेंगे? 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम और 1 मोल की एनर्जी की हाफ आर टी, n डिग्री ऑफ फ्रीडम और n मोल और f डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी क्या होगी? NFR T डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब मान लो यदि गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा होगा तो बताओ एनर्जी ज्यादा होगी या कम? एनीवन कैन यू रिलेट बाय दिस इक्वेशन? if a gas is having more degree of freedom, it is having high energy or less energy? High Directly energy. proportional. Very good. F के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है एनर्जी, दैट मीन्स जितना ज्यादा F होगा उतना ज्यादा E होगा। तो बताओ कल हमने 3 टाइप के गैसेस की डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाली। पहली थी मोनो एटमिक। मोनो एटमिक के लिए F का वैल्यू क्या था? चेक इट, दैट वाज T। याद है सभी को? हमने ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल तीनों नोट की, ठीक है। फिर नेक्स्ट बताओ डाई एटॉमिक के लिए क्या था? F का 5. वैल्यू 5, वेरी गुड। और पॉली एटॉमिक के लिए क्या था? 6. 6, वेरी गुड, ठीक है। इस क्वेश्चन को करके बताओ, राइट डाउन विच ऑफ फॉलोइंग गैस, which of following gas has minimum and maximum energy at given temperature? At given temperature, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। आपके पास 3 गैसेस हैं, जैसे एक है बेटा हीलियम, दूसरी है O2, तीसरी है O3। इन तीनों में से आपको बताना है किस गैस की एनर्जी मिनिमम होगी और किसकी मैक्सिमम। क्या क्या? The minimum He and maximum O3. बिल्कुल सही है, वेरी गुड। कैसे रिलेट किया हमने? E इज इक्वल टू एनर्जी का क्या फॉर्मूला है? NFRT डिवाइडेड बाई 2। तो जितना ज्यादा F होगा, जितना ज्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, उतना ज्यादा एनर्जी होगी। Got it? Which of following gas has minimum and maximum energy at a given temperature for same mole? मोल भी सेम होना चाहिए बेटा। यदि मोल चेंज हो गया तो मोल पे भी तो डिपेंड करेगा, ठीक है? ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम। जितना ज्यादा गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा उतना ज्यादा एनर्जी होगी। तो बताओ हीलियम किस तरह की गैस है? मोनो एटॉमिक। Monatomic. एग्जैक्टली, एटोमिसिटी 1 है, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने क्या लिखा? 3. O2 डाई एटोमिक है, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? 5. 5, वेरी गुड। O3 is 6. non-linear polyatomic, so it is F equal to 6। ट्राई एटोमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होगा, तो ज्यादा होगा, बिल्कुल सही। O3 का मैक्सिमम एनर्जी होगा क्योंकि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा है, और हीलियम का मिनिमम एनर्जी होगा क्योंकि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है?
नोटेड है। तो एक बार अच्छे से बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यूज आप अच्छे से याद रखें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं कल कंटिन्यू तो एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन, एनीवन? बताओ, सिंपल है। बस आपको गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम याद होना चाहिए, जितना ज्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा उतना ज्यादा एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट ट्राई दिस न्यूमेरिकल। ट्राई दिस न्यूमेरिकल, इसका आंसर सबसे आना चाहिए। कैलकुलेट द टोटल एनर्जी, राइट डाउन, calculate the total energy of 2 mole of CO2 gas at 27 degrees Celsius temperature. Very simple. Direct formula application. बताओ कैसे कैलकुलेट करेंगे? डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। आपको मोल्स गिवन है, एक बार बोर्ड पे ध्यान दो। गैस की एनर्जी कैसे निकलेगी? E इज इक्वल टू NFRT डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, मोल्स यहाँ पे n का वैल्यू क्या गिवन है बेटा? 2 मोल्स। R का वैल्यू बताओ। गैस कांस्टेंट इज हाउ मच? 8.314 जूल अपॉन मोल इनटू केल्विन। टेम्परेचर, टेम्परेचर यहाँ पे किसमें गिवन है? सेल्सियस में। बट हमने वहां पे क्या मेंशन किया था क्लियरली? Kelvin. एग्जैक्टली, टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए। तो बताओ कैसे कन्वर्ट करते हैं? बाय एडिंग 273। 273. एग्जैक्टली, सेल्सियस में 270 ऐड कर देंगे तो ये केल्विन बन जाएगा। तो कितना केल्विन हो जाएगा बेटा? 300। ठीक है, तो क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल गई? NROT, व्हाट इज मिसिंग नाउ? F। क्लियर? तो बेटा CO2 जो है वो पॉली एटॉमिक है, बट वो लीनियर पॉली एटॉमिक है। बताओ लीनियर पॉली एटॉमिक का F 5. कितना था? वेरी गुड, F इज इक्वल टू 5। क्लियर? अब डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट करना है, E इज इक्वल टू NFR T is 300 डिवाइडेड बाई 30। क्या जाएगी वैल्यू जूल के अंदर? बताओ क्या आ रही है? सॉल्व करो, सॉल्व इट। अच्छा, वन मोर थिंग, एक बार बोर्ड पे ध्यान दो सभी। कैलकुलेशन आसान करने का तरीका देखो ध्यान से। बेटा ये जो R हमने लिखा था, कितना लिखा? 8.314। याद रखना 8.314 जो है फ्रैक्शन में 25/3 के बराबर है। दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 25/। तो दोनों एक है। या तो R को आप 8.314 काम में ले लो, या फिर R को क्या काम में ले लेंगे? 25/। इससे कैलकुलेशन काफी ज्यादा आसान हो जाएगी। करो कैलकुलेट। हाउ मच इट इज कमिंग? E इज इक्वल टू 2 into 5, R की जगह 25/3 रख दो, मल्टीप्लाई बाई 300 डिवाइडेड बाई 2। देखो 2 से 2 कैंसिल आउट। क्लियर? 300 या 300 100 टाइम। अब कैलकुलेट कर लो क्या आ रहा है ये वैल्यू। 5 into 25 इज 125, और 125 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दैट इज लाइक दैट 12,500। Everyone is getting the same or different? Yes, sir. ओके, तो देखो कितना आसान हो गया। अब 8.3 को लिख के हम सॉल्व करते तो काफी ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाता, कॉम्प्लेक्स हो जाता। तो 8.3 को हम क्या लिख सकते हैं? 25/6। ओके,
आवाज नहीं है। Good. चलिए लिखा सभी ने। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टॉपिक इज द कैलकुलेशन ऑफ हीट। तो ये याद होना चाहिए बेटा, जब भी गैस से रिलेटेड कोई एनर्जी का डिस्कशन होता है, द फॉर्मूला इज E इज इक्वल टू NF/RT/2। तो इसमें टेम्परेचर आपको मिलेगा, गैस का अमाउंट मोल आपको मिलेगा, R जो है वो फिक्स होता है 8.314 या 25/3। जो आपको याद रखना है दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। मान लो बेटा यहाँ पे नाइट्रोजन गैस होती तो F का वैल्यू क्या होता? एनीवन? In case of nitrogen, what is the value of F? 5. 5. Very good. नाइट्रोजन क्या होती है? डाई एटॉमिक गैस, और डाई एटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने क्या लिखा? 5. वेरी गुड। यहाँ पे हीलियम गैस होती तो F का वैल्यू क्या होता? 3. वेरी गुड। हीलियम मोनो एटॉमिक है। वेरी गुड। और बताओ CH4 गैस मीथेन होती तो? 6. वेरी गुड। मीथेन क्या होती है? पॉली एटॉमिक, और वो नॉन लीनियर होती है, तो उसका हो जाता 6। तो आप बेटा उस टेबल को जरूर याद करें। नेक्स्ट राइट डाउन। नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ हीट। यहाँ से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आएंगे, उनको आप साथ साथ लर्न करते चलिए। कैलकुलेशन ऑफ हीट। तो बेटा हीट का जो कैलकुलेशन है वो हीट कैपेसिटी से होता है। कोटेड हीट इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ हीट कैपेसिटी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज हीट कैपेसिटी, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखो इसका फॉर्मूला जो है दैट इज वेरी सिंपल। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई M डेल्टा T। S is equal to Q divided by M delta T, where S denotes the specific heat capacity. S यहाँ पे क्या है? Specific heat capacity. Tell me what is Q? Charge. No, no, no. Q इस पूरे चैप्टर में कहीं भी चार्ज नहीं आएगा यहाँ पे, क्लियर? एक सिर्फ वर्क में आएगा। एक्जेक्टली Q is denoting the heat here. M denotes mass Mass. and delta T is temperature. Delta T is temperature difference, final minus initial. T2 माइनस T1, कभी भी T1 माइनस T2 नहीं करना है। पूरे चैप्टर के अंदर जहां पे भी डेल्टा आ रहा है वहां पे हम क्या करेंगे? पहले फाइनल देखेंगे माइनस इनिशियल, मतलब डेल्टा T इज T2 माइनस T1 या फिर T फाइनल माइनस T इनिशियल। ठीक है, अब देखो बेटा F स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या बन गया? S इज इक्वल टू Q अपॉन M डेल्टा T। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? फोकस ऑन बोर्ड। मान लो बेटा M को 1 रखते हैं और डेल्टा T को 1 रखते हैं, तो Q किसके इक्वल हो जाएगा? S. S। वेरी गुड। M को 1 रखते हैं, लिसन केयरफुली, बिल्कुल ऐसे ही डिफाइन करना है। M को 1 रखो और डेल्टा T को 1 रखो, तो Q इज इक्वल टू S। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि स्पेसिफिक हीट इज दैट हीट which is required to raise the temperature of unit mass of substance by 1 degree Celsius. Isn't it? हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ये वो हीट है जो 1 ग्राम यूनिट मास का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट जो रिक्वायर्ड है वही स्पेसिफिक हीट। Got it? So we can define it as the amount of heat. Write down the amount of heat. बेटा डेफिनेशन काफी स्टैंडर्ड है एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको नीट लेवल पे भी डायरेक्टली डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन मिल सकता है। तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज
required to raise the temperature of unit mass of substance by 1 degree Celsius. That's it. मतलब कितनी हीट दें 1 ग्राम सब्सटेंस का कितना टेम्परेचर बढ़ता है 1 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. अब देखो यहाँ से हम हीट कैलकुलेट कर सकते हैं. बताओ हीट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा. Q इज इक्वल S टू multiply M delta T. बिल्कुल सही है. तो यहाँ से हीट बन जाएगा Q इज इक्वल टू MS डेल्टा टी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. तो मान दो आपको एग्जामिनेशन में स्पेसिफिक हीट गिवन हो, मास गिवन हो और दो सब्सटेंस का दो टेम्परेचर गिवन हो, तो आप इस फॉर्मूले से हीट निकाल सकते हैं. Q इज इक्वल टू MS डेल्टा टी. अब देखो बेटा एक और तरह की हीट कैपेसिटी होती है. ये हमने पर यूनिट मास निकाली. मान लो हम पर यूनिट मोल निकालते तो वो हो जाती मोलर हीट कैपेसिटी. स्पेसिफिक में नीचे क्या आएगा मास और मोलर हीट कैपेसिटी में क्या आएगा मोल. तो राइट डाउन. नेक्स्ट इज मोलर हीट कैपेसिटी. वेरी सिंपल. इसको हम डिनोट करेंगे बेटा C से. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज डिनोटेड बाय S and molar heat capacity is denoted by C. Write down. This is C is equal to Q and delta T. C is equal to Q divided by N delta T. यहाँ पे C किसको डिनोट कर रहा है मोलर हीट कैपेसिटी. What is Q here? Heat. Very good. And denote Number of moles. very good. And delta T is temperature difference. Delta T is the temperature difference. ठीक है. अब देखो बेटा हम N को 1 कर दें, N को 1 कर दें और डेल्टा T को 1 कर दें तो C किसके इक्वल हो जाएगा Heat. Q. Q. एग्जैक्टली. तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे. इसको हमने डिफाइन किया था वो हीट जो 1 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दे. इसको कैसे डिफाइन करेंगे. 1 mole of substance by 1 degree Celsius. वेरी गुड. तो ये वो हीट है जो 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर कितना बढ़ा दे 1 डिग्री. तो वहां पे हमने कितने मास का बढ़ाया था 1 ग्राम का. तो यहाँ पे हम टेम्परेचर किसका बढ़ाने वाले हैं 1 मोल का. क्लियर. तो राइट डाउन. दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of 1 mole of substance by 1 degree Celsius. तो यहाँ से बताओ Q का फॉर्मूला क्या बन जाएगा. What is the formula of Q now? Q is C multiply N delta T. exactly C multiply by N delta T. यहाँ से Q आ जाएगा NC delta T. तो देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन होगा तो MS डेल्टा T. मोलर हीट कैपेसिटी गिवन होगा तो NC डेल्टा T. तो बेटा यूनिट बताओ इनकी. व्हाट इज द यूनिट ऑफ S. एनीवन. वेरी सिंपल. S की यूनिट क्या बन जाएगी Q अपॉन M डेल्टा T है. तो बताओ Q की यूनिट क्या होती है. हीट की यूनिट क्या होती है. Joule. वेरी गुड. व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास पर ग्राम. ग्राम होगी. और डेल्टा T की क्या होती है केल्विन. Kelvin. वेरी गुड. तो क्या यूनिट बन जाएगी S की. दैट इज जूल डिवाइडेड बाय ग्राम मल्टीप्लाई बाय केल्विन.
इसी तरह से सी की यूनिट निकाल के बताओ एनीवन। ऊपर क्या होगा, क्यू जूल में, एन Joule. होगा मोल में, और डेल्टा टी केल्विन में। तो ये क्या बन जाएगी, जूल पर मोल पर केल्विन। वेरी गुड। एक सिंपल से क्वेश्चन ट्राई करिए। टेक ए स्क्रीनशॉट। बेटा एनी डाउट अप टू दिस? सुवेनी, सहज, सरिता, आदित्य, अगम एंड जसप्रीत, यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes, एनी sir. डाउट? Yes, sir. Sir. So if you have any doubt, just ask. ठीक है, कहीं पे भी लगता है बेटा in between, if you find any doubt or any difficulty, just ask me. I will explain it. ठीक है, एक सिंपल से क्वेश्चन ट्राई करते हैं इन्हीं पे। देखिए try this question. ठीक, कंसीडर, बिल्कुल सिंपल है, स्टेटमेंट अच्छे से समझना। कंसीडर अ पीस ऑफ, कंसीडर अ पीस ऑफ जिंक दैट इज ऑफ 200 ग्राम। एक आपने जिंक का टुकड़ा लिया जिसका वेट कितना है, कितना मास है, 200 ग्राम। ठीक है, एट 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, it is exposed, it is exposed to a certain environment, its temperature reduced to, its temperature reduced to 15 degree Celsius. ठीक है, if the specific heat capacity is 0.4 calorie, 0.4 calorie per gram per degree Celsius, find the heat transfer by the zinc. Find the value of Q. Find the heat transfer by zinc. बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, केयरफुली रीड करो। कंसीडर द पीस ऑफ 200 ग्राम, मतलब यहाँ पे मास का वैल्यू क्या गिवन है, 200 ग्राम, at 40 degree, at 40 degree Celsius, and it is exposed to environment where it, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर दो, where it increased, not reduced to, correct that, where it increases to 65 degrees Celsius. If S is this much, fine, correct that, को reduce हो रहा, that is increases to 65. ठीक है, now mass हमें given है, specific heat capacity given है 0.4, यूनिट का ध्यान रखना बेटा, ये कैलोरी में given है। ठीक है, नेक्स्ट, what is the formula of heat transfer in terms of specific heat capacity? अभी हमने निकाला, what was that formula? Q is equal to ms delta T. Now फाइनल टेम्परेचर क्या हो गया, what is the T2? एटमोस्फेयर में ले जाने पे फाइनल टेम्परेचर क्या हो गया, 65। और ये जो जिंक का पीस था वो पहले कितने टेम्परेचर पे था, 40 पे। इसका मतलब T1 का वैल्यू यहाँ पे 40 होगा। दैट्स इट। तो अप्लाई कर दो सिंपली फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू M दैट इज 200, S इज 0.4, टेम्परेचर डिफरेंस T2 माइनस T1 रख देंगे, इट इज 200 into 0.4 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर डिफरेंस निकालो, पहले फाइनल हो गया 65 एंड इनिशियली इट वाज 40 डिग्री, एग्जैक्टली 25 डिफरेंस होगा। Sir, answer, final answer. Repeat your answer. 1600. 1600. Okay, let us check. So it is 200 into 0.4 into, this is 25.
अब चेक कर लो कितना बनेगा ये। दिस इज 200 मल्टीप्लाई बाई दिस इज 4 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 25.4 को हम क्या लिख सकते हैं 4/10। ठीक है सर 2000 हाँ सर 2000 वेरी गुड, इसलिए बोलता हूँ जल्दी नहीं करनी। क्लियर, जल्दी बिल्कुल नहीं करना। डन, दिख रहा है सभी को। 0.4 को हम क्या लिख दिए, व्हाट इज द 0.4, दिस इज सिंपली 4/10। इसको डेसिमल हटा के हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 10। ठीक है, अब सिंपली 4 इंटू 25 दिस बिकम 100। एक जीरो से एक जीरो काट दो, 2000 इज करेक्ट आंसर। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है यूनिट का। बताओ किस यूनिट में आएगी, दैट इज जो वेरी इंपॉर्टेंट। नो, आपने सर जूल में कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। वेरी नो, कैलोरी पर ग्राम क्यों आएगा और डिग्री सेल्सियस भी क्यों आएगा। आपने स्पेसिफिक सर हीट जूल कैलोरी में पर ली, ग्राम केल्विन। सिंपली कैलोरी होगी। पर ग्राम पर केल्विन तो इसकी यूनिट थी बेटा, आप क्यू निकाल रहे हो। क्यू की तो यूनिट क्या होती है, या जूल होती है या फिर क्या होती है, कैलोरी होती है। दैट्स इट। सर मैंने पहले बोला था जूल। ओके, आपने जूल बोला था, शाबाश, वेरी गुड। चलिए देखो, ग्राम में लेते, ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड पर ग्राम लेते जूल के अंदर, लेट्स सपोज इट इज जूल पर ग्राम पर सेल्सियस, तो आंसर जूल में आता। आपने कैलोरी में लिया तो कैलोरी में आएगा। अब आपको डाउट हो रहा होगा कि सर ये ग्राम और डिग्री सेल्सियस कहाँ पे चले गए। ये जब आप m को मल्टीप्लाई करते हो, t को मल्टीप्लाई करते हो, तो ग्राम और सेल्सियस क्या हो जाएंगे, कैंसिल। गेटिंग माय पॉइंट। m किस में था, ग्राम में, s किस में था, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और डेल्टा टी भी किस में आएगा, डिग्री सेल्सियस में। तो देखो ग्राम से ग्राम, सेल्सियस से सेल्सियस कैंसिल, फाइनल आंसर किस में आ जाएगा, कैलोरी। गुड इट। तो बेटा इस तरह से पेशेंटली आपको क्वेश्चन करने होते हैं। कहीं पे भी यू कैन कंफ्यूज वेदर फ्रॉम यूनिट और फ्रॉम कैलकुलेशन। तो स्पेसिफिक हीट इज वेरी सिंपल। दो तरह की स्पेसिफिक हीट होती है। पहले क्या थी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसको हमने क्या डिफाइन किया, द हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस, उसको हमने एस से डिनोट किया। वहां से हमें हीट का फॉर्मूला क्या मिला, Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा। फिर हमने मोलर हीट कैपेसिटी डिस्कस की, उसको हमने कैसे डिफाइन किया कि 1 मोल सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट देनी पड़ती, और वहां से हीट का फॉर्मूला क्या बना, Q इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी। गोट इट। तो फिर से हम मोलर हीट कैपेसिटी को आगे बढ़ाते हैं। राइट डाउन नोट, राइट डाउन नोट। First, at constant volume, C is replaced by Cv. This is important. C is replaced by Cv. अब आप पूछोगे कि सर Cv और C में क्या डिफरेंस है। बेटा C क्या थी, चेक करो, मोलर हीट कैपेसिटी, इतनी थी C, और नीचे हमने सब स्क्रिप्ट में V लगा दिया, तो इसका मतलब हो गया मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। गेटिंग माय पॉइंट। तो Cv क्या हो गया, दिस इज मोलर हीट कैपेसिटी, बट सिर्फ डिफरेंस क्या आ जाएगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो बताओ अब Q का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, QV। व्हाट इज मीनिंग ऑफ QV, Q के नीचे V लगाने का मतलब क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम। एट, वेरी गुड, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यदि वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है तो C को CV से रिप्लेस कर देंगे और Q को QV से रिप्लेस कर देंगे। क्लियर। तो बताओ Q का जनरल फॉर्मूला क्या था, NC डेल्टा T। तो कांस्टेंट वॉल्यूम से क्या बन जाएगा, QV इज इक्वल टू NCV डेल्टा T। QV इज इक्वल टू NCV डेल्टा T। ठीक है, नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट देखो बेटा, दूसरा कंडीशन, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे बताओ C को किससे रिप्लेस कर देंगे, CP। CP. वेरी गुड।
C is replaced by Cp. And what is Cp? This is the molar heat capacity at constant pressure. Clear? So Cp is denoting molar heat capacity at constant pressure. ठीक है, तो Q को किससे रिप्लेस कर देंगे? Qp से. Very good. So what is Qp? Heat transfer at constant pressure. Now बताओ इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बेटा Qp का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? Qp is equal to, very good, NCp delta T. This is NCp delta T. Very important formula. अच्छे से याद रखना है. Fine. Next, एक और तरह की हीट होती है बेटा, that is latent. Right now, next topic, latent. तो ये आपने क्लास 9 में पढ़ी होगी बेटा, जब फेज ट्रांसफर आप पढ़ते थे. Anyone can explain what is latent heat? Anyone? So write down next topic is latent heat. बिल्कुल आसान है. देखो लेटेंट हीट क्या होती है बेटा? ये वो हीट होती है जिसके कारण क्या हो जाता है? फेज चेंज. यदि सॉलिड है तो सॉलिड में लेटेंट हीट दे दें तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में. और लिक्विड में लेटेंट हीट दें तो वो क्या हो जाएगा? वेपोराइज. Got it? So latent heat, write down definition. It is the heat transfer, heat exchange between system and surrounding during phase change. During phase change. यदि कोई फिजिकल स्टेट को बदलने में जो हीट हम देंगे वो होती है latent heat. Clear? The heat transfer between system and surrounding during the phase change. ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज दैट हीट, यू कैन से हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ गिवन मास ऑफ सब्सटेंस. गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, दिस इज अनदर डेफिनेशन. दोनों सही है बट दिस इज मोर सिंपल. क्लियर? तो कैसे डिफाइन करेंगे लेटेंट हीट को? वो हीट जो फेज बदलने में काम आती है. सॉलिड से किस में कन्वर्ट कर देंगे? लिक्विड में, या फिर लिक्विड से वेपर कर. अब बेटा लेटेंट हीट दो तरह की होती है. देखो लेटेंट हीट इज ऑफ टू टाइप. पहली होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, latent heat of fusion, and the second type is latent heat of vaporization. Latent heat of vaporization. अब देखो बहुत सिंपल है, आप खुद से डिफरेंस बता सकते हो. इनमें से कौन सी हीट होगी जो सॉलिड को लिक्विड में बदलेगी? फ्यूजन या वेपोराइजेशन? फ्यूजन. क्लियर? और कौन सी हीट होगी जो लिक्विड को वेपोराइज करेगी? लेटेंट हीट ऑफ Vaporization. क्लियर? Yes. Exactly. Directly change liquid into gaseous form, and this changes solid
into liquid. Clear? So जैसे for example, this is that heat which converts solid into liquid. जैसे H2O solid को latent heat of fusion दे दें, इसको डिनोट करते हैं बेटा L से, और इसके सब स्क्रिप्ट में F लगा दो, latent heat of fusion. यदि हम सॉलिड वाटर को आइस को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दे दें तो इट विल लिक्विफाई. क्लियर? तो वो हीट जो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं. एंड फॉर वाटर रिमेंबर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज इक्वल टू 80 कैलोरी पर ग्राम. दिस डाटा इज इंपॉर्टेंट, आपको सिर्फ वाटर के लिए याद रखना है. एट 1 atm टेम्परेचर एंड 0 डिग्री सेल्सियस. वाटर कहाँ पे फ्यूज होता है, कहाँ पे मेल्ट होता है? 0 डिग्री पे. तो टेम्परेचर 1 atm रखें. ठीक है, तो वाटर के लिए क्या हो जाएगा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80 कैलोरी पर ग्राम. इसका मतलब क्या हुआ? कैन यू एक्सप्लेन दैट? कि वाटर के 1 ग्राम को मेल्ट करने के लिए कितना एनर्जी देनी पड़ेगी? 80 कैलोरी. 80 कैलोरी. वेरी गुड. आया समझ में इसका सिग्निफिकेंस कि वाटर का 1 ग्राम मेल्ट करने में कितना एनर्जी लगेगी? 80 कैलोरी. इसी तरह से लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या हो जाएगी? इट इज दैट हीट विच कन्वर्ट लिक्विड इनटू वेपर, दैट इज LV. LV का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. तो वाटर वेपोराइज कितने पे होता है? 100 डिग्री सेल्सियस. और वाटर के लिए यही वैल्यू 540 कैलोरी पर ग्राम हो जाएगी. दैट इज फॉर वाटर. बेटा ये दोनों डाटा आप याद रखना, आपको ये नीट और जेई लेवल पे, इवन बोर्ड लेवल पे डायरेक्टली पूछा जा सकता है. व्हाट इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपोराइजेशन एंड व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ दिस फॉर वाटर. क्लियर? तो कैन यू एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस वैल्यू? एनीवन? इसका मतलब क्या होगा कि वाटर के 1 ग्राम को वेपोराइज करने में कितना 540 एनर्जी? कैलोरी. वेरी गुड. कितना एनर्जी देनी पड़ेगी वाटर के 1 ग्राम को वेपोराइज करने में? 540 कैलोरी. तो बताओ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को कैसे डिफाइन करेंगे? एनीवन? Solid to liquid. Very good. It is that amount of heat which converts 1 gram of liquid, 1 gram of solid into liquid. Okay? और इसको कैसे डिफाइन करेंगे? It is that amount of heat which is required to convert 1 gram of liquid into vapor phase. Clear? You can write the definition. Note down fusion की लिखिए. Write down is the amount of heat. पहले फ्यूजन की लिखो तो it is the amount of heat required to convert 1 gram of solid, required to convert 1 gram of solid to its liquid phase, 1 gram of solid to its liquid phase at melting point. This is very important. To convert 1 gram of solid to its liquid phase at melting point. ठीक है, अब लिखो latent heat of vaporization की definition. Write down latent heat of vaporization. The amount of heat required to convert 1 gram of liquid, required to convert 1 gram of liquid to its vapor phase, 1 gram of liquid to its vapor phase at
बताओ किस टेम्परेचर? Boiling point. वेरी गुड, एट बॉइलिंग पॉइंट. Amount of heat required to convert 1 gram of liquid into its vapor phase at boiling point. Note this data. तो इन दोनों वैल्यूज को देखिए, ये क्या कंक्लूड किया जा सकता है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जनरली फ्यूजन से ज्यादा होती है? कैन बी कंक्लूड बाय दीस टू वैल्यूज? Yes, sir. वेरी गुड, बिल्कुल कंक्लूड कर सकते हैं कि किसी सब्सटेंस को जितना पिघालने में हीट देनी पड़ेगी, उससे ज्यादा उसको उड़ाने में, मीन्स उसको वेपोराइज करने में देनी पड़ेगी. वी कैन कंक्लूड बाय दिस डाटा. तो वाटर को पिघालने में, वाटर को मेल्ट करने में कितना देनी पड़ रही है? 1 ग्राम, 80 कैलोरी. बट उसी वाटर को 1 ग्राम को वेपोराइज करने में कितना एनर्जी देनी पड़ती? 540. So we can conclude in general, latent heat of vaporization is more than that of fusion. Clear? So any doubt in today's lecture? Anyone? Any doubt? So what we discussed in today's lecture is we started with the Maxwell's equipartition law. तो वहां पे हमने एनर्जी कैलकुलेट करना सीखा. एक सिंपल सा फॉर्मूला था, E is equal to NFR/T divided by 2. वहां पे N मोल था, F डिग्री ऑफ फ्रीडम था, R गैस कांस्टेंट और T वहां पे टेम्परेचर था. देन वी स्टार्टेड विद द कैलकुलेशन ऑफ हीट. हीट के कैलकुलेशन में हमने हीट कैपेसिटी डिस्कस की, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S, और दूसरा हमने लिखा मोलर हीट कैपेसिटी, दैट इज C. Clear? Then after we come to the latent heat, which is the energy or heat required to exchange the state of substance. तो दो तरह की latent heat होती है. Solid को liquid करने में latent heat of fusion लगती है, और vaporize करने में liquid को latent heat of vaporization. ठीक है? So any doubt to anyone? इस लेक्चर को अच्छे से रिवाइज करना, और बेटा जो भी हमने क्वेश्चन किए हैं सॉल्व दिस क्वेश्चन. ठीक है? तो कल इंडिया को हरा दिया सबने. Yes, sir. बहुत बुरा हराया सभी ने. चलिए. Yes, sir. Sir, our confidence India. ओवर कॉन्फिडेंट. सर उसने सोचा 6वीं बार भी हरा देंगे. हाँ हाँ एग्जैक्टली, 12 बार जीत चुके थे तो एग्जैक्टली. हाँ, मीडिया जो है, मीडिया का बड़ा सपोर्ट देता है इंडिया वाले. तो ये था कि 12 बार है तो 13वीं बार भी जीत जाए. सर कल मौका पाकिस्तान का था. हाँ, कल मौका पाकिस्तान का था, ये तो है. किसी भी डिपार्टमेंट में देखो, बॉलिंग, फील्डिंग, बैटिंग, हर तरह से बीट किया. चलिए, तो इस लेक्चर को रिवाइज करना, और बेटा फिर भी इफ यू फाइंड एनी डाउट जस्ट आस्क इन नेक्स्ट. ठीक है? कल के लेक्चर में हम नेक्स्ट इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, अब ओवरऑल आगे जो आएंगे तो थोड़े बहुत यू कैन से रिलेटेड टू प्योर फिजिकल. तो आगे न्यूमेरिकल और सिंपली डेरिवेशन ये में लर्न करना. तो थैंक यू, हैव अ नाइस